बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा। और आज जो हम सवाल देख रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सितंबर 2020 एमसीक्यूज़ का जो पोर्शन आपके पास आया था उनके सवाल ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज़ मोस्ट लाइकली टू फेस द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। पहला ऑप्शन, अ लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करती, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ख़ुद ही कैश जनरेट करती है, ख़ुद ही नोट छापती है, ख़ुद ही कैश मार्केट में इंजेक्ट करती है, तो गवर्नमेंट को कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है जी। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फ़ौरन से कैश जनरेट कर सकती है कि वो अपनी बॉन्ड्स, अपनी सिक्योरिटीज़ अपना जनरल पब्लिक में इशू कर दे, तो वहाँ से भी उसके पास कैश फ़ौरन आ जाता है। तो एक गवर्नमेंट को कैश फ्लो प्रॉब्लम्स बहुत रेयरली फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। फिर पॉइंट नंबर बी में बोल रहा है कि अ कंपनी विच हैज़ रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन सो एज़ टू कंसंट्रेट ऑन इट्स कोर एरिया। सर ऐसी कंपनी भी अपना नहीं फेस करेगी। वजह क्या कि उसने अभी अभी अपना एक पार्ट सेल किया है तो मतलब उसके पास कैश आया है तो उसको कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर सी में बोल रहा है कि अ रीजनेबल प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग स्टेब्लिश्ड कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान्स। एक ऐसी कंपनी जो बहुत ज़माने से चलती आ रही है, लॉन्ग स्टेब्लिश्ड है और प्रॉफिटेबल भी है, पैसा भी कमा रही है और कोई एक्सपेंशन प्लान भी नहीं है। सर वो एक ज़माने से चलती आ रही है, मतलब मार्केट में एक अच्छी स्टैंडिंग है उसकी, प्रॉफिट भी कमा रही है, कोई आगे जाके एक्सपेंशन का इरादा भी नहीं है, तो पॉइंट नंबर सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब ये कंपनी भी कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस नहीं करेगी। बचा पॉइंट नंबर डी जिसमें बोल रहा है कि प्रॉफिटेबल रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान। एक ऐसा रिटेलर जो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने जा रहा है। हाँ सर, ये वो कंपनी है जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स फेस कर सकती है। वजह क्या है सर कि अभी इसने अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है। माना कि ये प्रॉफिटेबल ही चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस नहीं होंगे। कि प्रॉफिट में चल रहा है तभी इसने सोचा कि मैं बिज़नेस फैलाता हूँ ताकि मज़ीद प्रॉफिट कमाए, तो बिज़नेस फैलाने के लिए कैश चाहिए होता है। तो पॉइंट नंबर डी, अ रिटेलर टू एम्बार्क ऑन एम्बिशियस एक्सपेंशन, ये वो इंडिविजुअल है या बिज़नेस है जिसको कैश फ्लो के प्रॉब्लम फेस करने होंगे। ठीक है जी। पॉइंट नंबर एमसीक्यू नंबर 2 क्या बोलता है कि अ प्लांट हैज़ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1.5 मिलियन एज एट 31 December 2019. Its fair value is rupees 900,000 and cost of disposal are estimated at rupees 50,000. ठीक है जी। A new plant would cost rupees 2.5 million. Cash flows from the plant for the next 4 years are estimated. 4 years are estimated at rupees 350,000 per annum. अच्छा जी। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज़ 10%। ठीक है जी, ये काम की चीज़ें आ गई हमारे पास। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द प्लांट टू बी रिकग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एट 31 December 2019। इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करनी है इन शॉर्ट। तो सर सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसकी वैल्यू इन यूज़। ठीक है जी। मुझे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 के कैश फ्लोज गिवन है कि हर साल ये अप्रॉक्सीमेट 350,000 के कैश फ्लोज इसके पास मौजूद होंगे। सही है जी। 350,000 के कैश फ्लोज इसके पास मौजूद हैं। इसको अगर मैं डिस्काउंट करके लेके आऊँ, प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालूँ मैं, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेरा बनेगा 10% डिस्काउंट रेट के हिसाब से 1.1 की पावर पहले साल में 1, 1.1 की पावर दूसरे साल में 2, 1.1 की पावर तीसरे साल में 3 और 1.1 की पावर चौथे साल में 4। ठीक है जी। तो अब क्या करें सर? कुछ नहीं करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें अगर हम, तो हमारे पास कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आएंगी। प्रेजेंट वैल्यूज़ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फिगर आती हैं पहले साल की 318,182। दूसरे साल की हमारे पास आती है 289,256। तीसरे साल की हमारे पास आती है 262,960 और चौथे साल की हमारे पास आती है 239,055। सही राउंडेड ऑफ फिगर्स हैं सारी।
इन सब का अगर मैं सम कर लूँ, इन सब को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास आती है मेरी वैल्यू इन यूज़, वैल्यू इन यूज़ जो कि है 1109453। ठीक है जी, ये मेरी आ गई वैल्यू इन यूज़। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो इम्पेयरमेंट क्या है, द कंपैरिजन बिटवीन कैरिंग वैल्यू एंड रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट तो मेरे पास मौजूद है, जो सवाल नहीं मुझे बताई थी 1.5 मिलियन, तो कैरिंग अमाउंट मेरे पास आ गई 1.5 मिलियन। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलती है सर? रिकवरेबल अमाउंट इज़ द हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वैल्यू इन यूज़ मेरी है 1109453 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है सर? क्वेश्चन ने बोला था कि 900,000 की इसकी फेयर वैल्यू है और 50,000 इसकी कॉस्ट टू सेल है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गई 850,000। तो फाइनली रिकवरेबल अमाउंट की फ़िगर मेरी पास क्या आ गई, 1109453। ठीक है जी, इन दोनों को माइनस अपना आपस में सॉल्व कर लूँ, यानी दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास फिगर आती है 390,547। भाई अच्छा मसला सर इस MCQ में ये है कि इन्होंने जो आंसर दिया है वो राउंडेड ऑफ फिगर में दिया है। ठीक है, 390,547 की ओरिजिनल अमाउंट है, लेकिन राउंड ऑफ होने के बाद वो बनती है 390,000 जो इन्होंने सवाल में दिया है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद MCQ नंबर 3 देखते हैं कि अ डेबिट बैलेंस ऑन द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इंडिकेट्स दैट द कंपनी है। डेबिट बैलेंस, अगर आपके रिटेन अर्निंग का बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा जा रहा है, हालांकि क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, लेकिन अगर लिखा जा रहा है तो इसके क्या वजूहात हैं, क्या वजह है इसकी? पॉइंट नंबर ए, मेड मोर डिविडेंड पेमेंट्स दैन द प्रॉफिट अर्नड। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे कर दिए हों तो आपका आ जाए, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली डिविडेंड पे ही तब करते हो जब आप प्रॉफिट कमाते हो और प्रॉफिट का 1% आप पे कर रहे हो। तो ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए तो लाइकली नहीं है। अच्छा, पॉइंट नंबर बी, रिडीम सम ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। नहीं सर, ऐसी कोई भी चीज़ हमने नहीं पढ़ी। अगर कुछ हम अपना शेयर कैपिटल रिडीम कर भी रहे हैं तो वो हमारे शेयर कैपिटल के अकाउंट में हिट होगा, रिटेन अर्निंग में तो हिट नहीं होगा। पॉइंट नंबर सी, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये एक पॉइंट है यहाँ जो हमें कह रहा है कि सही है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हमारे पास लॉसेस पिछले सालों के इतने जमा होते हुए आ रहे हैं कि हमारा रिटेन अर्निंग का बैलेंस डेबिट साइड पे आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर MCQ नंबर 4, द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट वुड बी। सर बगैर बताए भी ये बच्चों को पता है, आप लोगों को पता है कि सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आपके ऑपरेटिंग लॉस से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना उसमें ही जाना है, इसमें एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होना है। बाकी ऑप्शंस जो बोल रहे हैं, पहला बोल रहा है कि कैपिटलाइज एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डेफर एनी एंड चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन प्रॉफिट इज अर्न। ऐसी भी कोई कहानी नहीं है, आज का एक्सपेंस आज ही रिकॉर्ड किया जाएगा। चार्ज डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग सिंस दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल ऑपरेटिंग लॉस। नहीं सर, ऐसी भी कोई कहानी नहीं है। रिटेन अर्निंग में लॉसेस तमाम PNL के थ्रू होते हुए जाते हैं। ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर डी, चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अच्छा जी, उसके बाद MCQ नंबर 5 के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ 4 टाइप ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाइड एज A, B, C and D। ठीक है, 4 कॉस्ट हैं इसके पास, A, B, C and D ऑफ ईच टाइप एट 2 डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, हम जब 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास ये कॉस्ट इनकर हो रही हैं, और जब 150 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे पास ये कॉस्ट इनकर हो रही हैं। अगर और रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है कि विच 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट वुड बी क्लासिफाइड एज सेमी वेरिएबल। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? सर ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ पोर्शन फिक्स्ड हो और कुछ पोर्शन वेरिएबल हो। मतलब अच्छा, इसका ट्रीटमेंट कैसे, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है? सर इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे होती है कि जैसे जैसे हमारे यूनिट्स बढ़ते चले जाते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से कम होती जाती है, वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती जाती है। ठीक, दोनों को अगर हम नेट ऑफ करें तो मोस्ट अपना जो हमारे पास ग्राफ शो होता है वो यही शो करता है कि जैसे जैसे हमारी पास प्रोडक्शन बढ़ रही है इसके कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी। सही, तो सिंपली मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना अगर शुरू करूँ तो 1500 की मेरी क्या कहते हैं वो थी प्रोडक्शन।
ठीक है जी। और 1500 की मेरी कॉस्ट थी और 100 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, तो अगर मैं इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालूँ तो वो मेरे पास आती है 15। सही। टाइप बी के लिए अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूँ डिवाइड बाय 100 करके तो 18। टाइप सी के लिए अगर मैं करूँ तो आती है 20। और टाइप डी के लिए अगर मैं करूँ तो मेरे पास आती है 30। ठीक है। अच्छा जी, अगर 150 यूनिट्स के ऊपर चला गया जब मैं, तो मेरे कॉस्ट का बिहेवियर कैसा हुआ। टाइप ए के लिए अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूँ तो ये आती है मेरे पास 2250 डिवाइड बाय 150 तो आता है मेरे पास 15। 2400 डिवाइड बाय 150 मेरे पास आंसर आता है 16। और नेक्स्ट 3000 डिवाइड बाय 150 मेरे पास आंसर आता है 20। और 4200 डिवाइड बाय 150 मेरे पास आंसर आता है 28। सही। ऐसा एक एक करके देखते हैं। अगर मैं ए को देखूं तो 100 यूनिट्स पे भी 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 15 पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। और 150 यूनिट पे भी 15 यूनिट पर कॉस्ट पड़ रही है। तो सर ये कौन सी कॉस्ट हुई? सर ये वेरिएबल कॉस्ट हुई। सही, जो पर यूनिट सेम रहती है, यूनिट ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है जी। फिर पॉइंट नंबर बी अगर मैं देखूँ, कॉस्ट नंबर बी में बोल रहा है कि 1800 पे हमारे पास 18 पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी, लेकिन 2400 पे वो कम होके हो गई 1600। सर ये एक कॉस्ट है जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पर यूनिट पे सेम नहीं है। जैसे जैसे मेरे यूनिट बढ़ रहे हैं मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है, तो ये एक शो कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट का ट्रेंड। ठीक है जी। तो पॉइंट कॉस्ट नंबर बी मेरी हो गई सेमी वेरिएबल। अच्छा, सी में भी अगर देखूं 20,000 पे भी पर यूनिट कॉस्ट 20 थी, 3000 पे भी पर यूनिट कॉस्ट 20 ही रही। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम है लेकिन इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है, तो सर ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। तो ऑप्शन सी भी इसमें नहीं आ सकता, कॉस्ट नंबर सी भी ऐसी नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट ही है ये। फिर आता है हमारे पास डी। पहले अगर 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन पे कॉस्ट पर यूनिट हमारी 30 थी और 150 यूनिट्स की प्रोडक्शन पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट 28 हो गई थी। सही। तो इसमें भी वही कहानी आई कि जैसे जैसे हमारे यूनिट्स बढ़ रहे हैं हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है, तो ये भी शो कर रहा है सेमी वेरिएबल बिहेवियर। तो सर ये दो कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई करी, तो इसके हिसाब से मेरा करेक्ट ऑप्शन बन गया डी। सही। बी एंड डी आर दोज कॉस्ट दैट आर सेमी वेरिएबल इन नेचर। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर MCQ नंबर 6। इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज द डिस्काउंट रेट यूज्ड फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो शुड बी। कौन सा डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे? प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स द मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू दी एसेट। सर ये एक ऑप्शन ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं कि हम बाकी सारे चेक कर लेते हैं। ये मुझे लग रहा है कि हाँ सही है। पॉइंट बी, प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट द मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू दी एंटिटी। नहीं सर, एंटिटी के रिस्पेक्ट से नहीं, हम एसेट के रिस्पेक्ट से चेक कर रहे होते हैं, तो नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर सी, पोस्ट टैक्स रेट। यहाँ तो पहले दो वर्ड पढ़ने के बाद ही पता चल गया कि गलत है, क्योंकि पोस्ट टैक्स रेट नहीं, हमेशा प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट कंसिडर करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर डी में क्या बोल रहे हैं? प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट द एंटिटीज असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू दी एंटिटी, स्पेसिफिक टू दी एसेट। सर अगर ए और डी में मैं चेक करूँ, ए और डी में किस चीज़ का फ़र्क है? सिर्फ और सिर्फ इसका। यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिस्क है वो एंटिटी के असेसमेंट से डिटरमाइन किया जाएगा। पॉइंट ए में बोल रहे हैं कि जो रिस्क है वो मार्केट की असेसमेंट के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा। सर हम आपको पता भी होगा ये चीज़ कि हमेशा प्री टैक्स रेट जो होता है वो मार्केट असेसमेंट के से वो किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ए। एंटिटी की असेसमेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट की जो असेसमेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिहाज से, उसके हिसाब से हम अपनी डिस्काउंटिंग वगैरह करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अच्छा जी, फिर पॉइंट नंबर 7, MCQ नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा जी, पहला, स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 7 years। ठीक है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल। अच्छा जी। बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर। एंड नंबर डी इज़ अ जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स। सर अगर मैं ध्यान दूँ ना तो इसमें सारा कुछ एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन हम चलते हैं ज़रा PPE की डेफिनेशन में। सर PPE की डेफिनेशन दो हिस्सों में ब्रेक की जाती है। पहला इसका पॉइंट आता है कि हेल्ड फॉर यूज़। सही, इसको आपने इसलिए रखा हुआ हो कि आप इसको यूज़ करेंगे, और इस यूजेज को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, एक पर्पस और एक टाइम। सही।
टाइम मतलब कि ये यूज़ होगा एटलीस्ट फॉर 12 मंथ्स, यानी मोर देन 12 मंथ्स यूज़ करेंगे आप, तो ये पीपीई के लिए एलिजिबल हो सकता है। पर्पस सर इसके 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कि आपने इसलिए रखा हुआ है कि आप इसके थ्रू अपने एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लेट से आपका हेड ऑफिस के लिए यूज़ होता है या आपके और किसी काम के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक। दूसरा क्या पर्पस है? रेंटल टू अदर्स, कि सर आपने ये एसेट इसलिए ख़रीद के रखा हुआ है कि इस एसेट को आप दूसरों को रेंट पे देंगे। सही। पहला पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कि आपने अपने बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ है, आपने अपना हेड ऑफिस बनाया हुआ है या सर्विस सेंटर बनाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट। दूसरा पर्पस आपने रेंटल के लिए रखा हुआ है कि आप दूसरों को रेंट पे देंगे ये एसेट, जैसे लेट से जनरेटर के लिए बोला उसने जैसे क्वेश्चन में पॉइंट नंबर डी में, कि वो रेंट के लिए रखा हुआ है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पर्पस है सर कि आपने वो रखा हुआ हो प्रोडक्शन फॉर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सही है जी। क्या 3 पर्पसेस होने चाहिए? या तो आपने इसलिए रखा हुआ वो एसेट कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ हो रहा हो, या तो आपने वो एसेट किसी को रेंट पे देना हो, और या फिर आपने वो रखा हो कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है जी। तो इसके हिसाब से अगर मैं चेक करूँ कौन सा इस डेफिनेशन पे नहीं उतरता, पहला कि अ स्टैंड बाय जनरेटर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 7 ईयर्स, जनरेटर है हम यूज़ करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आ गया, और 7 ईयर्स तो मतलब मोर देन 12 मंथ्स भी आ गया। ठीक है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, सर रीसेल की बात यहाँ पे कहीं हो रही है? सर एक चीज़ तो फ़ौरन समझ में आ रही है कि 12 मंथ से ज़्यादा हमारे पास नहीं रहेगा। हमने रखा हुआ इसलिए है कि इसको सेल करना है, मतलब ये 12 महीने से कम होगा हमारे पास। ठीक है जी। तो इसका मतलब पॉइंट बी एक ऐसा ऑप्शन है जो पीपीई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, बाकी भी पढ़ लेते हैं। बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर्स, सर ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में आ जाता है। और पॉइंट नंबर डी अ जनरेटर फॉर रेंटल टू अदर्स, सर ये भी पर्पस इसका है रेंटल टू अदर्स, तो ये भी डेफिनेशन के हिसाब से पूरा बैठता है। ठीक है जी। लास्ट एमसीक्यू नंबर 8 क्या बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड। बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब रुक जाती है, कब हम रोक देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं? कि व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल आर कंप्लीट, कि जब हमारी तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल हो चुकी हों तब हम सस्पेंड करते हैं। नहीं सर, तब हम क्लोज़ करते हैं, सस्पेंड नहीं करते। जैसे मेरी तमाम एक्टिविटीज़ मुकम्मल हो गई तो मेरी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो पॉइंट नंबर ए नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर बी में क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज़ और सेल, कि सर उस टाइम पीरियड के लिए जिसमें हमें कुछ वक्त के लिए काम रोकना पड़ रहा हो और वो काम लाजमी हो, विच इज़ नेसेसरी। नहीं सर, ये भी गलत है कि हम इस वक्त भी नहीं रोकते। नेसेसरी से मुराद आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे लेट्स अगर हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो हमने पेंट किया है, पेंट की वजह से हमें 2 दिन के लिए छोड़ना पड़ रहा है एसेट पे, हम कोई काम नहीं कर सकते। या फिर सर बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग की छत डली है, छत के लिए नॉर्मली 2-2.5 हफ्ते लगते हैं छत को सूखने में, सही से पक्का होने में, तब तक कोई और काम नहीं चल पाता। तो सर ये नेसेसरी पार्ट है आपकी कंस्ट्रक्शन का, इसके बगैर कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती, इसी वजह से इसमें कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। पॉइंट नंबर सी में क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इज़ इंटरप्टेड, सर इंटरप्ट हुई है किसी वजह से जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सर ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन सीज कर जाती है, सस्पेंड हो जाती है, जब तक आप वापस अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करते, अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करते। ठीक है सर, तमाम एमसीक्यूज़ हमने एक मरतबा देख लिए, डिटेल में इनको डिस्कस भी कर लिया, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।